जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एनसीएल हेम ऑपरेटर की हमारी सेकेंड क्लास है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोटर वाहन अधिनियम के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी सेकेंड क्लास रहेगी। पिछली क्लास अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां आपको एनसीएल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप ये क्लास देख सकते हो। क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। इस बार भी पूरी संभावना है कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम आपसे यहां से पूछे जाए। जो हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यह जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको जो है यह क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको यह अंत में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा जब हमारी यह पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने कल यहाँ पर टेलीग्राम पर एक पेपर सेंड किया था, मोटर वाहन अधिनियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। यह अन्य भर्ती के थे, एनसीएल के नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन उसमें वही थे। तो आप वह पेपर डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कीजिए। आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे जैसे आपके टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में। यह क्लास आपको रोज सुबह देखने को मिल जाएगी, तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि रोज सुबह आपको एनसीएल की एक क्लास जरूर वॉच करना है, ताकि इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इसी के साथ में आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। रोज अभी आपको एक क्लास देखने को मिल रही है, आगे अगर आप सपोर्ट करते हो 2 से 3 क्लास आपको कंटिन्यू रोज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है आपको कि आपकी मदद हो रही है ऐसे पढ़ा के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप एनसीएल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एनसीएल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज का। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। राजनीतिक अधिकारियों आदि के लिए मोटर वाहन के पंजीयन हेतु विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। कल मुझे किसी ने कमेंट्स करके यह बोला था कि सर आप जो है ऑप्शन को डिस्कस मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर बताइए। तो आज की क्लास में हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। अगर यह प्रोसेस आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि डायरेक्ट आंसर बताना है या सारे ऑप्शन डिस्कस करना है। तो इसमें पूछा गया कि जो राजनीतिक लोग होते हैं या अधिकारी लोग होते हैं, इनको मोटर वाहन अधिनियम के जो रजिस्ट्रेशन होता है इसके लिए विशेष प्रावधान है, तो इनको विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा धारा 42। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? धारा 42। धारा 42 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बनता है कि धारा 42 किससे संबंधित है तो ध्यान में रखिएगा, अधिकारियों आदि को मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन या पंजीयन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है आपसे कि बीमार या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। यह क्वेश्चन क्यों बना, तो देखिए अगर आप हैंडीकैप हो जाते हो तो उसके बाद में, या आप ऐसे बीमार हो जाते हो कि बीमारी लाइलाज है, तो इसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता है। तो यह किस प्रावधान के अंतर्गत है या किस धारा के अंतर्गत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 16 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन देख लेना आप, ऐसे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है समझिए। सड़क पर आ रही बस और बगल से आ रही मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई है। मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया है। न तो बस चालक ने बगल की सड़क के यातायात को देखा और ना ही मोटरसाइकिल चालक ने यातायात को देखा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन इसके लिए उत्तरदायी है इस एक्सीडेंट के लिए? क्या बस ड्राइवर है या मोटरसाइकिल चालक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि दोनों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण यहाँ पर दुर्घटना या एक्सीडेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163A के तहत तीसरे पक्ष की घातक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुसूची के अनुसार मुआवजे की राशि उन खर्चों पर विचार करते हुए निकाली जाएंगी
तो जो एक पीड़ित ने खुद को बनाए रखने के लिए किया होगा अगर वह जीवित होगा द्वारा, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि अगर तीसरे पक्ष का एक्सीडेंट में नुकसान हो जाता है तो वह कितनी राशि निकाल पाएगा या उसको कितनी राशि दी जाती है मुआवजे की। तो देखिए अगर वह जिंदा है तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा, क्या है, अगर वह जिंदा है तो जीवित है तो लाइव है तो वह दी जाती है 1/3 1/3। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है अयोग्यता आदेश का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। क्या पूछा इसमें, अयोग्यता आदेश का जो प्रभाव है यह धारा 23 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि धारा 23 किससे संबंधित है तो अयोग्यता आदेश से संबंधित है। अयोग्यता आदेश का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी वाहन को चलाने के योग्य नहीं है, चाहे वह एज क्राइटेरिया से हो, चाहे वह शरीर मतलब हैंडीकेप आदि से हो या किसी अन्य कारण से। तो यह जो प्रावधान है धारा 23 के अंतर्गत है। धारा 23 अयोग्यता से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स जरूर बना लीजिए, क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको सारे लिखोगे तो लिखी हुई चीज आप नहीं भूलोगे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी उसी टाइम की बात है, जो मोटर वाहन अधिनियम है इसके चालान जो होते हैं, इसमें जो राशि होती है चालान की, इसको मतलब चेंज किया गया था, कुछ राशियां बढ़ाई गई थी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो संशोधन हुआ था उसको भी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इसमें पूछा गया था कि सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। किसको नियंत्रित करने की, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की जो राज्य सरकार की शक्ति है यह किस धारा के अंतर्गत यहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा यह है आपके मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67। तो धारा 67 जो है यह किससे संबंधित है, तो राज्य सरकार सड़क परिवहन को नियंत्रित कर सकती है, इससे संबंधित है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज देखी है, लाइव और वॉच यहाँ पर बराबर नहीं होते, तो जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने में से भी जिन लोगों को क्लास पसंद आती है लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने कई लोगों को देखा है वीडियो अच्छा लगता है फिर भी पता नहीं क्यों तो लाइक नहीं करते, तो ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे क्या है नेक्स्ट स्टूडेंट के बाद अपडेट जाता है कि हाँ भाई क्लास आ गई है। इसी के साथ में चैनल से नए जुड़िए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, मोदी जी वाली गवर्नमेंट की बात की गई है, केंद्र सरकार की बात की गई है। तो केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, यह किया जाता है धारा 18 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा गया है कि इस प्राधिकरण को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार है। किसको है ये अधिकार, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा आपका राज्य सरकार है। सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन से आप यह बात समझिए कि जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बन गया कि दावा न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार किसे है, तब भी आंसर आपका राज्य सरकार ही आएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अभी हमने अयोग्यता से संबंधित भी क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि अयोग्य घोषित करने की जो शक्ति होती है, अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। आपको अयोग्य घोषित कौन करेगा, पहले तो हमने डिस्कस किया था कि विकलांगता के आधार पर या बीमारी के आधार पर करता है, लेकिन यह किस धारा के अंतर्गत आता है कि न्यायालय आपको वाहन चलाने से
जो है वंचित कर दे या वाहन चलाने से अयोग्य घोषित कर दे, तो यह आता है आपकी धारा 35 के अंतर्गत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊं, यह जो 1988 की धारा आदि है, इनसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यही से मिलेंगे धारा से, तो सभी धारा को याद में रखिएगा। क्वेश्चन अगर बनता है कि धारा 35 किससे संबंधित है, तो न्यायालय आपको अयोग्य घोषित कर सकता है, इससे संबंधित है आपकी धारा 35। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से मोटर वाहन नहीं चलाएगा और न ही चलाने देगा। अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर बात की गई है सार्वजनिक स्थान की, पब्लिक प्लेस की, तो पब्लिक प्लेस की बात की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से मोटर वाहन नहीं चलाएगा और ना ही चलाने देगा। कितनी गति से चलाने देगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा से अधिक, मतलब नहीं चलाने देगा, अधिक गति से नहीं चलाने देगा। जो आपकी परमिसिबल प्राइस है, मतलब परमिसिबल स्पीड है, उससे अधिक नहीं चलाने का, वह भी आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। किसको कर सकता है अपील? क्या सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, जीएल न्यायालय को, या इनमें से किसी को भी अपील नहीं कर सकता? भैया अपील तो करता है और वह करता है उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय कहाँ होता है? हर सेंट्रल में एक उच्च न्यायालय होता है। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली का उच्च न्यायालय आपका क्या आ जाएगा? जबलपुर, मतलब इसके खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर के अनुसार दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? कितने दिनों के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपील दायर कर सकते हो फैसले के खिलाफ? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 90 दिन या 3 महीने। तो 90 दिन या 3 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपील दायर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1988, कौन सी? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1988 की धारा 165, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। क्वेश्चन को समझिए। जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, इसकी धारा 165 और इसकी उपधारा है 1 में निर्दिष्ट है कि प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। प्रकृति का मतलब है नेचुरल, जो कुछ भी हो जाए, मतलब कोई दुर्घटना हो जाए, पुल गिर जाए या ऐसी कोई भी, तो किस धारा के अंतर्गत मुआवजे का जो है हकदार नहीं होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका क्या रहेगा? ध्यान में रखिएगा, मृतक का एक नामांकित व्यक्ति। कौन नहीं करेगा? मृतक का एक नामांकित व्यक्ति नहीं करेगा। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एज इट इज सेम दिखाई दे, तो क्वेश्चन को आप समझिएगा, समझने के साथ साथ अच्छे से रीड करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो कितने वर्ष के लिए है यहाँ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है 1 वर्ष के लिए। मतलब आपको कम से कम 1 वर्ष का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा? जो आपके पास होता है हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 क्या प्रदान करती है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने आज ही की क्लास में ऊपर डिस्कस किया है। और इसी के साथ साथ आपको कमेंट्स करके बताना है कि धारा 67 किससे संबंधित है। जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं किसका किसका ब्रेन यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, किसको किसका समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, क्योंकि इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, स्टेज कैरियर के कंडक्टर के लिए लाइसेंस की आवश्यकता का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत है। कौन सी धारा के तहत है? तो देखिए, स्टेज कैरिज के कंडक्टर के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता का प्रावधान है यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत है। धारा कौन सी? 29। तो बी यहाँ पर आपका जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि धारा 29 किससे संबंधित है, तो स्टेज कैरिज के कंडक्टर के लिए लाइसेंस की आवश्यकता का प्रावधान है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऐसे फॉर्म में किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के साथ किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं किस सरकार द्वारा, क्या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, या ए और बी दोनों। तो यह निर्धारित किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, मोटर वाहन अधिनियम निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में निर्देश दिया गया है कि पारंपरिक मद अर्थात राज्य की हानि, कंसोर्टियम की हानि और फंडलर व्यय रुपए होना चाहिए 15,000, 40,000 रुपए, और दावा मामले में मुआवजे के लिए आकलन के लिए क्रमशः 15,000 रुपए। तो यह किससे संबंधित है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है और ऐसे दो क्वेश्चन पिछले बार आए थे, इस बार भी आ सकते हैं। आप 2019 वाला 2020 वाला दोनों को देखिएगा, वहां आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? मोटर वाहन अधिनियम, इतना शब्द आपको समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से किस मामले में, यहाँ पर मामले दिए गए हैं वह भी हम देखेंगे, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्देश दिया है कि पारंपरिक मद अर्थात राज्य की हानि या कंसोर्टियम की हानि या फंडलर की हानि, जिसका फंड है, इसकी हानि रुपए होनी चाहिए 15,000, 40,000 और दावा मामले की मुआवजे की हानि 15,000। तो यह किस मामले के अंतर्गत है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। क्या आ जाएगा? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रमेय शेट्टी। यह जो है दावा था, मतलब जो पीठ थी यहाँ पे न्यायालय की, उसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक आवेदन में दावेदारी को लगी चोट के कारण मुआवजे के लिए यात्रा का निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है? समझिएगा क्वेश्चन को। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन में, मतलब अगर आप आवेदन अप्लाई कर रहे हो तो दावेदार को लगी चोट के कारण मुआवजे के लिए मात्रा का निर्धारण, कितना मुआवजा आपको देना है, तो यह निर्धारण जो है किस आधार पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका केवल संचरित सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? केवल संचरित सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी यात्री मोटर वाहन चलाने के लिए क्या शर्तें? जो आपका हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है आपको, मतलब भारी वाहन चलाना पड़ता है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि भारी मोटर वाहन चलाने के लिए क्या शर्तें हैं। तो देखिए भारी वाहन चलाने के लिए जो शर्तें हैं वह क्या क्या है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली शर्त आपकी आ जाएगी कि हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसी के साथ में क्या आ जाएगा आपका, पहला तो आ जाएगा कि हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए आपके साथ कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और इसी के साथ साथ मध्यम यात्री मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आपका जो है बी और सी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है के अंतर्गत पंजीकरण के निलंबन का प्रावधान है? किसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के निलंबन का प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है धारा 53 या धारा 53 के अंतर्गत। धारा 53 आपको यह कहती है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में एस लिखकर मैसेज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपकी भर्ती से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहां पर जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।